नमस्कार। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। प्राचीन इतिहास के एक रिसर्चर और प्रोफेसर के नाते आज हम इतिहास के सबसे असाधारण मोड़ों में से एक पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा क्रूर योद्धा जिसने अपनी सबसे बड़ी और भयानक जीत के तुरंत बाद हमेशा के लिए अपने हथियार डाल दिए। कमाल की बात है ना? तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और सम्राट अशोक की इस बिल्कुल अविश्वसनीय यात्रा को डिकोड करते हैं। आज के हमारे इस अध्ययन की रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। हम एक पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा को कवर करेंगे। शुरुआत कलिंग के खूनी युद्ध से, फिर उनका विनाश और गहरा पश्चाताप, उसके बाद शिलालेखों में दर्ज पीड़ा, फिर धम्म और शांति का मार्ग, और अंत में हम देखेंगे कि कैसे एक नया युग शुरू हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अध्याय, कलिंग का खूनी युद्ध। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। अब देखिए, 2661 ईसा पूर्व की भू राजनीतिक स्थिति वास्तव में बहुत दिलचस्प है। यह सम्राट अशोक के राज्याभिषेक का 8वां साल था। लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उनका कब्जा था। बस एक कलिंग बचा था। कलिंग पर नियंत्रण का सीधा सा मतलब था दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाने वाले बेहद अहम जमीनी और समुद्री रास्तों पर पूरा कंट्रोल। एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक और साम्राज्यवादी चाल। इसी महत्वाकांक्षा के चलते मौर्य सेना ने एक विशाल रूप लेकर कलिंग पर धावा बोल दिया, लेकिन वहां उन्हें कलिंग के लोगों से ऐसा भयंकर और अप्रत्याशित प्रतिरोध मिला जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। 1,00,000। जरा एक पल रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है। कलिंग के युद्ध के मैदान में 1,00,000 सैनिक मारे गए। किसी राजा की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की इतनी भयानक मानवीय कीमत। सच में यह एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। विनाश का सिलसिला तो बस शुरू ही हुआ था। करीब 1,50,000 लोगों को बंदी बना लिया गया या उन्हें उनके घरों से निकालकर निर्वासित कर दिया गया। और इसके बाद जो तबाही, भूखमरी और महामारियों फैली ना, उनके कारण और भी लाखों बेगुनाह लोग मारे गए। सच कहूं तो पूरा का पूरा कलिंग एक जीते जागते शमशान में तब्दील हो चुका था। यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ लेती है। दूसरा भाग, विनाश और गहरा पछतावा। युद्ध भूमि पर जो भीषण तबाही हुई उसने सम्राट अशोक के अंदर की दुनिया को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। यहां हम एक बिल्कुल स्पष्ट और ऐतिहासिक बदलाव देखते हैं। एक तरफ था चंड अशोक, यानी क्रूर अशोक, जिसका एक ही मकसद था सैन्य विजय, विस्तार और खून खराबा। और दूसरी ओर एक बिल्कुल नया व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, धर्माशोक, जो पूरी तरह से शांति, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा था। कलिंग की वो जीत दरअसल उसकी आखिरी सैन्य जीत बन गई, क्योंकि उस भयानक विनाश लीला ने एक बेहद निर्दयी राजा के अंदर एक गहरी सहानुभूति को जन्म दिया। ये एक तरह का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन था। इस पश्चाताप का सबसे पुख्ता और प्रामाणिक सबूत कहीं और नहीं बल्कि खुद अशोक के ही शब्दों में मिलता है। 13वें प्रमुख शिलालेख से लिया गया ये अंश ध्यान से सुनिए। अब देवताओं के प्रिय को कलिंग को जीतने पर गहरा पछतावा है, क्योंकि यह विजय कोई विजय नहीं है, इसमें वध, मरण और निष्कासन होता है। एक इतिहासकार के नजरिए से सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कितनी बार हुआ है कि एक विजेता राजा ने सार्वजनिक रूप से पत्थरों पर उकेर कर अपने ही अपराध बोध और पछतावे का इस तरह से दस्तावेजीकरण किया हो। बिल्कुल अभूतपूर्व। और यही बात हमें हमारे तीसरे विषय की ओर ले जाती है, शिलालेखों में दर्ज पीड़ा। अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य की चट्टानों का इस्तेमाल अपनी ताकत या जीत का घमंड दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी माफी और अपने नए मानवतावादी दर्शन को हमेशा हमेशा के लिए अमर करने का जरिया बनाया। जौगढ़ शिलालेख का ये वाक्य देखिए, सब मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए हित और सुख चाहता हूं, उसी प्रकार मेरी इच्छा सब मनुष्यों के लिए है। ये विरोधाभास देखिए, कलिंग में लाखों लोगों का खून बहाने वाला शख्स अब खुद को अपनी पूरी प्रजा का एक प्यार करने वाला पिता घोषित कर रहा है। चलिए देखते हैं कि ये विचार आगे कैसे विकसित होता है। दूसरे पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक स्पष्ट रूप से कहता है, मेरे पड़ोसी राजाओं को मुझसे डरना नहीं चाहिए। उन्हें समझ लेना चाहिए कि राजा जहां तक हो सकेगा उन्हें क्षमा करेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। अशोक बहुत ही एक्टिवली उस खौफ को मिटाने की कोशिश कर रहा था जो उसने खुद पैदा किया था। वह अपने पड़ोसी राज्यों को डराने धमकाने के बजाय उन्हें एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की गारंटी दे रहा था। अपराध बोध और पश्चाताप की इस लहर ने धीरे धीरे एक बहुत ही सुनियोजित सुधार का रूप ले लिया। हमारा चौथा भाग, धम्म और शांति का मार्ग।
ये ऐतिहासिक टाइमलाइन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अशोक का हृदय परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ। कोई चमत्कार या कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी, आजीवन चलने वाली कमिटमेंट थी। राज्य अभिषेक के 8वें साल में कलिंग का खूनी युद्ध हुआ। फिर 10वें साल में उसने बुद्ध के मार्ग को गहराई से अपनाया और बोध गया की यात्रा की। और फिर 20वें साल में वह बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया और वहां के लोगों को करमुक्त कर दिया। आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही क्रमिक और गहरा आध्यात्मिक सफर था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान राज्य की पॉलिसी में एक बहुत ही बुनियादी और ऐतिहासिक बदलाव आया। इसे नाम दिया गया धम्म विजय, यानी आध्यात्मिक विजय। अशोक ने सैन्य दिग्विजय यानी हथियारों के बल पर जीतने की नीति को हमेशा के लिए कूड़ेदान में डाल दिया। जो अपार संसाधन, जो बेहिसाब पैसा पहले विशाल सेनाओं और हथियारों पर खर्च होता था, उसे अब पूरी तरह से आम जनता की भलाई और उनके नैतिक कल्याण की ओर मोड़ दिया गया। इसे कहते हैं एक असली गेम चेंजर। अगर हम अशोक के इस धम्म के सिलेबस को बारीकी से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, लेकिन उसकी राजनीति, जिसे हम स्टेट पॉलिसी कहते हैं, वो आश्चर्यजनक रूप से धर्मनिरपेक्ष थी। इसमें साफ तौर पर सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता, दूसरे धर्मों की अकारण निंदा न करने, अहिंसा, करुणा और आंतरिक पवित्रता पर जोर दिया गया था। यही नहीं, उसने प्रजा की भलाई सुनिश्चित करने के लिए धम्म महामात्र नाम के विशेष वेलफेयर ऑफिसर्स की नियुक्ति भी की। एक तरह से उसने एक बेहद संतुलित और एक दूसरे का सम्मान करने वाले समाज की नींव रखी। और इस तरह प्राचीन भारतीय इतिहास में एक बिल्कुल नई सुबह हुई। हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं, एक नया युग। प्रसिद्ध इतिहासकार H.C. राय चौधरी का ये कोटेशन वास्तव में हमारे इस पूरे अध्ययन का एकदम सटीक सार प्रस्तुत करता है। वो लिखते हैं, सैन्य जीत और विस्तार यहीं समाप्त हो गया। एक नए युग का सूत्रपात हुआ, शांति, सामाजिक प्रगति और आध्यात्मिक विजय का युग। आज इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि कलिंग युद्ध की उन खौफनाक राख से ही भारतीय इतिहास का वो स्वर्णिम काल निकला, जिसने सत्ता और शक्ति से कहीं ज्यादा शांति और इंसानियत को अहमियत दी। तो अब इस विश्लेषण के अंत में हम आपके सामने एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, दुनिया के पूरे इतिहास में और कब या कहां ऐसा हुआ है कि एक पूर्ण और निरंकुश सम्राट ने अपनी सैन्य ताकत और प्रभुत्व के एकदम चरम पर पहुंचने के बाद अपनी मर्जी से हमेशा हमेशा के लिए अपनी तलवार फेंक दी हो? सम्राट अशोक की ये असाधारण कहानी हमारे सामने एक सीधा सवाल खड़ा करती है, वास्तव में सच्ची शक्ति क्या है और सबसे बड़ी विजय किसे कहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।